हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अहमद माज, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1। अहमद कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मैंने खुद घर पर सॉल्व कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉल्व कर लिया। ये एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारी एक्सरसाइज में नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कभी भी पूछे नहीं गए। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में हमने सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूले के टॉपिक पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद हमने फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड को पढ़ा और इस टॉपिक पर, सेंट्रॉइड के टॉपिक पर, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने इन सेंटर के टॉपिक को कंप्लीट किया और एक क्वेश्चन नंबर 12 हमने उसमें सॉल्व किया। इस तरह से 4 क्वेश्चन हमने मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड और इन सेंटर पर कंप्लीट किए। चारों के ही चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। फिर हमने डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक को स्टार्ट किया और डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक पर हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए। डिवीजन ऑफ लाइन के टॉपिक पर जो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए और 4 क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, तो इस तरह से टोटल 13 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अजीज कहते हैं जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कहते हैं अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने अपनी क्लास को स्टार्ट बस जस्ट किया है और बात हो रही थी, इस बात पर डिस्कशन हो रही है कि एक्सरसाइज जो 2.2 हमने पढ़ रहे हैं, इसमें अब तक हम 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 13 क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 2.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक 2 एक्सरसाइज में हमारे पास 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 में जो नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या पूछा गया है, या नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इन्हें क्यों कहते हैं, या ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप
क्वेश्चन नंबर 1 पर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है, ताहिर आ गए जी। ताहिर कहते हैं कि सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 2.2 के नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैं बता रहा था आपके आने से पहले कि 2.2 में 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और इंटरनल डिवीजन फार्मूले से रिलेटेड 13 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। और हम ये बात जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स का उसने यानी एक्स और वाई 2 दफा मालूम करना है। भाई पॉइंट के आगे एस लगा दिया, इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई को 2 दफा मालूम किया जाएगा। विच डिवाइड द ज्वाइन। मैंने ये बताया था कि ज्वाइन के बाद जो पहली वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू है। इस इनिशियल वैल्यू को हम कहते हैं कि ये हमारा x1 और y1 है, और ये जो b है ये हमारा फाइनल है, ये हमारी एंड पॉइंट्स की वैल्यू है। तो ये बन गया x2 एंड y2 इन द रेशियो। रेशियो हम समझते हैं कि m1 और m2 है, m1 रेशियो m2। तो भाई हमें xy मालूम करना है। x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है और रेशियो भी दे दिया है। तो आप डायरेक्ट इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करके एक्स वाई मालूम कर सकते हैं 2:5 को यूज करके। और उसके बाद जब एक्स वाई आपके पास आ जाए तो फिर आप x1 y1 x2 y2 लेकर रेशियो 3:2 लेकर दोबारा से एक्स वाई फिर मालूम करेंगे। तो इस तरह से एक्स और वाई की 2 दफा वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट भी दिया गया है, इस क्वेश्चन में फाइनल पॉइंट भी आपको दे दिया है, और सिर्फ आपसे और रेशियो भी दे दिया है, और आपसे एक्स और वाई पूछा जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ताहिर बेटे बात समझ रहे हैं मेरी? फखर बात समझ में आ रही है? 2 आंसर इसके होंगे ताहिर बेटे, यकीनन 2 आंसर होंगे। एक्स और वाई 2 दफा निकालना है। मास कहते हैं कि सर 2 दफा एक्स वाई मालूम करना है। जी हाँ, 2 दफा एक्स वाई मालूम करना है इसमें। तो ये एक नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसी पैटर्न पर, इसी मेथड पर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी एक नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब वही है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू को फिर यहाँ पे
फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ऑफ द पॉइंट्स, फिर आप देखें पॉइंट के आगे उसने एस लगा दिया है। इसका मतलब यही हुआ कि यहां पर भी एक्स और वाई हमें 2 दफा मालूम करना है। विच डिवाइड द ज्वाइन, ज्वाइन के बाद जो ए है हम जानते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मतलब ये x1 y1 है, और जो b है ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है जो कि x2 और y2 है। आगे कहता है इंटरनली, इंटरनली का मतलब है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एंड एक्सटर्नली का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। इस क्वेश्चन में इंटरनल डिवीजन फार्मूले से भी एक्स वाई निकालना है, एक्सटर्नली का मतलब एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले से भी एक्स वाई मालूम करना है। रेशो दोनों के लिए 2:1 ही अप्लाई किए जाएंगे। यानी कि लेट x1 y1 x2 y2, ये आ गया m1 और m2, 2:1 m1 और m2 है। इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाकर एक्स वाई निकालना है, और फिर एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले से भी निकालना है। इंटरनल डिवीजन फार्मूला हम जानते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला। और प्लस को हटा के अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो ये बन जाता है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स वाई 2 दफा निकालना है और दोनों के लिए रेशो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्स वाई 2 दफा निकालना है, लेकिन यहाँ पे रेशो एक ही दिया गया है। तो एक्स वाई की 2 वैल्यूज कैसे आएंगी? जब आप इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरनल डिवीजन से एक एक्स वाई और एक एक्सटर्नल डिवीजन से एक्स वाई। तो ये भी हमारे पास एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जा रहा है, और इस नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहें या ना करना चाहें आपकी मर्जी है। फखर कहते हैं कि सर सेम क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फखर, मास, ताहिर, बेटे बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? ओके जी। मास कहते हैं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अजीज, बिलाल, बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो कंफ्यूजन। ओके जी, बहुत अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को समझने के बाद अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। बेहजाद कहते हैं कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक्स और वाई।
क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑफ द पॉइंट्स, फिर गौर करेंगे पॉइंट के आगे फिर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि हमें x और y दो दफा यहां पे मालूम करना है, x और y दो दफा मालूम करना है। विच डिवाइड द ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब है जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा x1 y1 है, x1 y1 ये इनिशियल पॉइंट है, और जो फाइनल पॉइंट है b ये हमारे लिए है x2 और y2 है, ये x2 और y2 है। इंटरनली का मतलब है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक्सटर्नली का मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, और रेशियो इसने आपको दिया हुआ है a/5, a/b, ये इसने आपको m1 और m2 की वैल्यू भी दे दी, m1 और m2 दे दिया है, इनिशियल पॉइंट बता दिया है, फाइनल पॉइंट भी इसने आपको दे दिया है, और हमें जो है वो इंटरनल डिवीजन फार्मूला और फिर एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करना है। तो सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और अगर ना सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्जी है। नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फखर, बेजाद, अहमद, अजीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? ताहिर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? ताहिर बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, ये भी हमारे पास एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अभी आज की क्लास में जो हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 16 है और एक 1 और 3, 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारे इंटरनल डिवीजन फार्मूले के टॉपिक पर नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम चीजें आपको गिवन दी जाती हैं और आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बोर्ड में नहीं आ सकते। बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो जो कल की क्लास में 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, A is 2/3 एंड B is the midpoint। तो और उसके अलावा आपने देखा कि रेशियो निकालना एक्स एक्सिस की रिस्पेक्ट से, वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट से रेशियो कैसे मालूम किए जाते हैं, तो इन्हें हम जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। अब अगर हम एक और नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चले जाए, तो ये जो नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये मिड पॉइंट के फार्मूले से रिलेटेड है। मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट फार्मूले के टॉपिक पर नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके x और y की वैल्यू, तो आप अंदाजा लगाएं कि आपको इनिशियल पॉइंट भी दे दिया जाए, फाइनल पॉइंट भी दे दिया जाए और कहा जाए कि मिड पॉइंट फार्मूला लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ऐसा क्वेश्चन नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ नहीं सकते भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं। ताहिर, अजीज, बेजात, खिजर, फखर, बात समझ रहे हैं मेरी आप? कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है 1, 3 और 16, तो ये तो इंटरनल डिवीजन फार्मूले के टॉपिक के नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मिड पॉइंट फार्मूले के टॉपिक का नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्यों भाई? क्योंकि इनिशियल पॉइंट दे दिया, फाइनल पॉइंट दे दिया, कहता है मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आंसर निकालना, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आ सकते। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं और देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्लाइड पर मिड पॉइंट के टॉपिक पर नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी मिड पॉइंट के टॉपिक पर एक नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं क्यों भाई। कहता है P34 इज द मिड पॉइंट। मैं जब आपको मिड पॉइंट फार्मूले का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको ये बात बड़ी अहम बताई थी कि मिड पॉइंट को हमेशा x और y से डिनोट किया जाता है। ताहिर ने लिखा x एंड y, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटे। तला बेटे बात समझ में आती है? बिलाल, फखर, बेजाद, फिजर, बेटे मिड पॉइंट को हम x और y से डिनोट करते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, जब आप मिड पॉइंट के टॉपिक पर जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि ये जो P है 3,4, P3,4 जो है ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये x और y, तो उसने आपको x और y दे दिया है। ऑफ द सेगमेंट A7,8, A हमारा इनिशियल पॉइंट है 7,8। इस इनिशियल पॉइंट को हम क्या सपोज करते हैं? x1 और y1 सपोज, x1 और y1 सपोज करते हैं इनिशियल पॉइंट को। एंड बी के बारे में हमें पता नहीं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। भाई किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब x और y होता है, लेकिन चूंकि a हमारा इनिशियल पॉइंट है, b हमारा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट को हम सिर्फ x y से डिनोट नहीं करते, इसको हम x2 और y2 से डिनोट करते। होते तो ये भी कोऑर्डिनेट्स ही है, लेकिन हम इनके साथ 2 लगाते हैं ताकि ये पता चले कि ये एक फाइनल पॉइंट है। अजीज ने बिल्कुल सही कहा। अब आप नेक्स्ट लाइन में फार्मूला लिखें कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला लिखा मैंने। x की जगह पर अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें और x1 की जगह पर x1 की जो वैल्यू है वो 7 आपके पास है,
x2 का x2 सेम एज इट इज ही रहेगा, नीचे 2 आपके पास आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 7 प्लस x2 आपके पास ये आ गया, 6 में से 7 को माइनस कर दिया तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो x2 की वैल्यू -1 आ गई। अब हम अगर y की बात करें, y इज इक्वल टू सिंस y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आप y2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेजाद और अजीज ने कहा कि सर 0 आंसर है इसका, और आखिर में आप लिख सकते हैं x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू -1,0। तो भाई ये भी एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। उसने आपको मिड पॉइंट दे दिया, इनिशियल पॉइंट भी दे दिया, और आपसे फाइनल पॉइंट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई खास लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसे आपके एग्जाम का पार्ट बनाया जाए या क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि इसके अंदर भी कोई ऐसी कॉन्सेप्शनल पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं है। इनिशियल पॉइंट दे दिया उसने आपको, मिड पॉइंट दे दिया, फाइनल पॉइंट आपसे पूछा। ताए बेटे बात समझ में आती है? बेजाद, अजीज, जुजर, उबैद, अली, तला, तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कंसेप्शनल वैल्यू या कोई ऐसा कंसेप्शनल पॉइंट नहीं दिया गया कि जिसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़े, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके समझना पड़े। इसलिए हम इसको भी नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। और अब अगर मैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमद अली कहते हैं सर नमाज का ब्रेक, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो फिर उसके बाद फिर ब्रेक ही ब्रेक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में ये भी एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जरा हम स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम क्वेश्चन है, जरा समझे तमाम स्टूडेंट। कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल C2,3। कह रहा है जी हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का जो सेंटर C है वो 2,3 है। Point A 7,4 is one end of diameter AB। एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से गुजरती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। इस डायमीटर का एक एंड पॉइंट उसने आपको दिया है 7,4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। हमें B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि हमें x और y मालूम करना है। ताहिर कहते हैं कि सर मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों मिड पॉइंट फार्मूला?
भाई ताहिर ने कहा है मिड पॉइंट फार्मूला। अहमद, खिजर, तला बताएं जरा मिड पॉइंट फार्मूला क्यों? अजीज, बेजात, खिजर, अहमद, तला, फखर। भाई ताहिर कहते हैं कि यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाना चाहिए, तो आप मुझे बताएं मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगे? अजीज कहते हैं कि सर यहाँ मिड पॉइंट का जिक्र है। नहीं, मिड पॉइंट का जिक्र तो क्वेश्चन नंबर 21 में नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में मिड पॉइंट का जिक्र था, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगाएंगे? ताहिर कहते हैं कि सर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ताहिर क्यों लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला? हाँ भाई, अहमद, अहमद, तला किधर है भाई? हाँ, ताहिर ने बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया है, मैथमेटिकल आंसर दिया है। ताहिर कहते हैं कि सर सेंटर हमेशा हाफ होता है। भाई सेंटर हमेशा हाफ होता है। सेंटर is the midpoint of its diameter. By center is the midpoint of diameter. सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसी वजह से यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अहमद कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा। अहमद बेटे फिर देखेंगे कि ये जो डायमीटर है, ये तो बात समझ में आती है कि ये डायमीटर है, और सेंटर उसने आपको दिया है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट भी दिया है। तो बेटे जो सेंटर होता है वो हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। इस बात को अगर लिखना चाहें तो अपने पास कहीं लिख लें कि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। सर्किल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर के बिल्कुल मिड में मौजूद होता है, इसी वजह से यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये जो सेंटर वाला मिड पॉइंट है उसको हम एक्स और वाई सपोज करेंगे। इनिशियल पॉइंट हमारा x1 y1 होगा, और जो b है वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा x2 y2, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड है वही क्वेश्चन नंबर 21 का मेथड। अहमद बेटे बात समझ में आ रही? अहमद, अहमद कहते हैं जी सर बात समझ में आ गई है। अजीज बेटे बात समझ में आ रही है। ताहिर, फखर, तला, तमाम स्टूडेंट बात को समझ रहे हैं। अशर, अशर कहते हैं सर ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जी, जो मेथड क्वेश्चन नंबर 4 का है वही मेथड क्वेश्चन नंबर 21 का है, और दोनों मेथड में हमें फाइनल पॉइंट x2 और y2 मालूम करना है, और मिड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट हमारे पास गिवन। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर हो जाए, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे जा रहा हूं मैं अब। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नान भाई तो नहीं है, नान भाई आया नहीं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ द पैरेललोग्राम। यहां क्वेश्चन में
पैरेललोग्राम की बात हो रही है। पैरेललोग्राम फिजिक्स में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर में आपने पढ़ा हो। पैरेललोग्राम फर्स्ट पॉइंट ए 1, -2, सेकेंड पॉइंट बी 1, 0, थर्ड पॉइंट सी 2, 1, फोर्थ वर्टेक्स डी हमें मालूम करना है। इस फोर्थ वर्टेक्स डी को आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी सपोज कर लेते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी का नाम, ए, बी। भाई याद रखें, जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब ग्राफ के ऊपर वैल्यूज हैं, और ग्राफ पर 2 वैल्यूज होती हैं हर पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो जो डी है उसको मैंने ए और बी सपोज कर लिया। आप चाहें तो सी और डी सपोज कर सकते हैं, आप चाहें तो ई और एफ सपोज कर सकते हैं, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एल एम सपोज कर सकते हैं, पी और क्यू सपोज कर सकते हैं। ए से सी तक ये इसका एक डायगोनल है। फिजिक्स में आपने समझा भी होगा कि ए सी डायगोनल है और बी डी इसका डायगोनल। भाई पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल है। मास ताहा कहते हैं कि सर ये इम्पोर्टेंट है। नहीं जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मैं अभी आया आप मास, क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? बेजाद ताहिर, पैरेललोग्राम में ए से सी जो है डायगोनल है और जो बी से डी है वो भी हमारे पास एक डायगोनल ही है। इन डायगोनल की प्रॉपर्टी ये है कि इनका जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट जो होता है दोनों का वो सेम होता है। जो AC डायगोनल का मिड पॉइंट होता है वही मिड पॉइंट BD डायगोनल पर भी होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम पहले जो AC डायगोनल है उसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। भाई कैसे मालूम करेंगे? लेट ये जो 1, -2 है, 1, -2, इसे हम x1 और y1 सपोज करेंगे, और जो 2, 1 है इसे हम x2 और y2 सपोज करेंगे। फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं हम यहां पे, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मैं लगा रहा हूं मिड पॉइंट फार्मूला, और x और y को एक साथ ही लिख रहे हैं, दोनों का इकट्ठा लिख रहे हैं, ठीक। 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बन गया 3/2,
-1/2 बन गया जी। ये हमने AC का मिड पॉइंट निकाला। ये मिड पॉइंट हमने निकाला है किसका? AC का मिड पॉइंट निकाला। AC के बाद हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। BD का मिड पॉइंट 1,0 ये हमारे लिए x1 y1, और जो D है A, B, ये हमारे लिए हो गया x2 और y2। x2 और y2 मिड पॉइंट फार्मूला फिर लगाएंगे। x, y इज इक्वल टू मास कहते हैं कि सर आपने एक्स वाई अलग अलग क्यों नहीं निकाला? भाई अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला हमें 2 दफा अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को जरा शॉर्टकट करने के लिए इसकी कैलकुलेशन हमने एक्स और वाई को एक साथ ही अप्लाई कर दिया। मास बेटे आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आ गया। ये आपके पास क्या बनेगा? 1 + a डिवाइडेड बाय 2 और 0 + b मतलब b/2 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 0 + b होगा तो b/2। ये आपके पास आ गया x और y। क्या तमाम स्टूडेंट यहां तक बात समझते हैं कि हमने पहले AC का मिड पॉइंट निकाला और उसके बाद हमने BD का मिड पॉइंट निकाला। AC का मिड पॉइंट और फिर हमने मालूम किया BD का मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट मालूम करने के बाद भाई अब करना यह है, नेक्स्ट लाइन में मैं यहां लिख देता हूं कि नेक्स्ट लाइन में अब आपने करना यह है कि लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं जी अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। 2 लाइन लगा के ऊपर हम लिख दें तो ये भी पैरेललोग्राम ही होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो AC का डायगोनल है वही BD का डायगोनल, जो मिड पॉइंट है, जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट। तो पहला मिड पॉइंट हमने जो निकाला था वो है 3/2 -1/2 और उसको हम इक्वल कंसीडर करेंगे। जो सेकंड हमने निकाला है 1 + a डिवाइडेड बाय 2 b/2। पहला मिड पॉइंट लेफ्ट साइड पर, दूसरा मिड पॉइंट राइट साइड पर लिखने के बाद दो वैल्यू के दरमियान में इक्वल का साइन मौजूद है। तो फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू है, उसे हम फर्स्ट इक्वल अगर कंसीडर करें तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम नेगेटिव हाफ को b/2 के इक्वल कंसीडर कर लें तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको a मिलेगा, और जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको b मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, पहले AC का मिड पॉइंट निकाला, फिर दूसरा BD का मिड पॉइंट निकाला और दोनों को इक्वल कंसीडर कर लिया। तो इसमें भी कोई ऐसा कंसेप्शनल पॉइंट नहीं था कि जिसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सके
या जिसे हम यहाँ पर समझ चुके हैं। सेम इसी मेथड पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी है और इसमें भी हमें चौथा वर्टेक्स पैरेललोग्राम का मालूम करना है। तो ये भी हमारा एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है और इसमें चूंकि ए और बी क्वेश्चन में पहले से गिवन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर जो ए और बी है उसकी जगह पर आप एल और एम यूज कर सकते हैं, पी और क्यू यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2.2 के कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में जो मेरी कमिंग थर्सडे को मेरी क्लास है, नहीं जी, ये एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज में भी नहीं आते क्वेश्चंस। नेक्स्ट मेरी जो वीक में थर्सडे की जो मेरी क्लास होगी उसमें हम एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में जो मेरी फर्स्ट क्लास होगी उसमें कोई स्टूडेंट जो है वो ऑफ ना करे, क्योंकि नया टॉपिक होगा, नई पॉइंट्स होंगे, नई बात होगी, नए फॉर्मूलाज होंगे। तो नेक्स्ट थर्सडे की अगर क्लास हुई तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि ऑफ ना हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। टेस्ट वगैरह कैसे होंगे ये सर आपको बता देंगे, सर फैजान और सर एहसान आपको बता देंगे, इसमें परेशान ना हो। आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हुए हाँ जी, बाकी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 15 और 18 है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। और बाकी इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 8, 15 और 18 तला पूछते हैं, तो ये भी नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है।